आज का बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और आज भी तीसरे दिन हमने देखा कि बाजार में अच्छी मजबूती देखी गई। हालांकि शुरुआत तो काफी अच्छी हुई थी और आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि कुछ मुनाफा वसूली भी हावी थी, लेकिन अच्छी मजबूती ही देखने को मिली है। क्लोजिंग जो थी वो भी अच्छी हुई। निफ्टी करीब 250 अंक ऊपर, सेंसेक्स पर नजर डालेंगे तो 817 अंकों की मजबूती और बैंक निफ्टी भी 660 अंकों की मजबूती के साथ यहां पर भी क्लोजिंग देखने को मिली है। और आज हमने देखा कि एफएमसीजी, बैंक और मेटल शेयर यहां पर जमकर खरीदारी देखी गई। और किस तरह का था मार्केट का एक्शन, इसी बीच यूपी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे उसके भी लगातार नंबर्स आ रहे थे, तो उसका भी असर आज मार्केट में रहा। तो किस तरह का रुझान आज मार्केट में देखने को मिला ये समझ लेते हैं। और पूरा मार्केट का डिटेल लेकर हमारे साथ प्रियंका इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रियंका बताइए। बिल्कुल, देखिए आज क्लियर कल जो लॉन्ग पोजीशंस लेके गए होंगे जाहिर तौर पर उनके लिए आज सुबह वर्डिक्ट आने से पहले ही बल्ले बल्ले कहनी चाहिए। 5 राज्यों में सबसे बड़ी जो फैक्टर वॉच आउट था वो यूपी था और यूपी में क्लियरली बीजेपी को जब एक बड़ी सीटें 270 का आंकड़ा, उससे ज़्यादा सीटें मिली तो उसके बाद ही बाजार ने उस अपमूव को थोड़ा समय और ऊपर खींचा, यानी 400-450 पॉइंट्स की गैप अप के साथ खुले बाजार 16,700 के पास गए भी, लेकिन वहाँ एक बड़ी रेजिस्टेंस, जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट थोड़े से करेक्ट हुए। एक बड़ा जो आपको इवेंट अभी यहाँ ट्रैक करना होगा वो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे रशिया और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक बातचीत, उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है। जिसके बाद हमने देखा लास्ट 1 आवर में आपने यूएस फ्यूचर्स को नीचे भी जाते देखा, रिकवर होते हुए देखा और उसके बाद मार्केट में भी इसी तरह से बैंक निफ्टी में रिकवरी आई। सो आज अगर हम आज के ट्रेड की आप बात करें तो क्लियरली वन साइडेड मूव देखने को मिला। आपको सारे ही सेक्टर्स हरे निशान में दिखेंगे, सिर्फ एक आईटी या फिर वो वाले ट्रेड्स में आज आपको दबाव देखने को मिला जो ऑलरेडी अच्छे खासे चल रहे थे, यानी ऑयल एंड गैस पैक क्योंकि क्रूड थोड़ा सॉफ्ट हुआ, कमोडिटीज क्योंकि कमोडिटीज थोड़ी कूल ऑफ हुई, तो वहां आपको थोड़ा सा अगर डेंट देखा। उसके अलावा आप सारे ही सेक्टर्स की बात करें उसमें टॉप गेनर आपके लिए जो रहा वो एफएमसीजी था, क्योंकि बहुत हद तक पेसिमिज्म थी, वहां बहुत ज्यादा शॉर्ट्स बन गए थे। तो एफएमसीजी पहला, दूसरा आपका पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक और रियलिटी, ये आपके टॉप गेनर्स रहे। और दबाव सिर्फ एक सेक्टर पर, वो भी बहुत माइनर सा, इट कैन बी कॉल्ड एज अ प्रॉफिट बुकिंग, वहाँ आपको देखने को मिली। इसके अलावा आप जो एफएनओ के काउंटर्स देखेंगे उसमें आपको काउंटर्स लाइक पूरा का पूरा आपको एग्री पैक, चंबल फर्टिलाइजर्स काउंटर, एस्कॉट्स, ये टॉप गेनर्स रहे। आपको तेजी आपको शुगर काउंटर्स में भी देखने को मिली, आपको तेजी आपको ऑटो पैक में भी रिकवरी देखने को मिली और तेजी बैंकिंग, फाइनेंस, इन सब में भी तेजी देखने को मिली, लेकिन ये टॉप गेनर्स आपको एफएनओ स्पेस से देखने को मिले। सो क्लियरली मार्केट्स में आज वन साइडेड मूव था और एक बड़े गैप के साथ खुले। और जब हम बाजार बंद हुआ है तो 16,700 जो एक बड़ा रेजिस्टेंस है उसके नीचे बंद हुए हैं। तो यहाँ से एक बड़ा ट्रिगर कोई न्यूज़ फ्लो आता है जो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे होता है, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर होता है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर इस बड़े लेवल को अब ज़रूर, रेजिस्टेंस को ज़रूर बाजार एक बार टेस्ट करना चाहेगा। और उसके बाद अगर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है तो यू नेवर नो, वी माइट सी अ नेक्स्ट लेग ऑफ मूव ऑल्सो। लेकिन फिलहाल आज एक बड़ा एक अच्छी मूव दिखाई दी एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रेड, इनफैक्ट ओपनिंग के साथ ही, और उसके बाद दिन भर बाजार में वो मोमेंटम सस्टेन्ड रहा। सिर्फ कुछ पॉइंट्स ही करेक्ट हुआ, लेकिन उसके अलावा आपको तेजी, स्ट्रेंथ, एक रीबाउंड सेशन ओवरऑल सारी सेक्टर से देखने को मिला। बिल्कुल, तो ये मार्केट का पूरा एक्शन हमने आपको बताया। अच्छी तेजी थी, आखिरी कुछ मिनटों में थोड़ी हल्की मुनाफा वसूली देखी गई, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव जो रुझान था वो बरकरार रहा। और आज वीकली एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी भी पॉजिटिव ही देखने को मिली है। लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल जारी रह सकता है आगे भी, ये कहना है मार्केट के कुछ दिग्गजों का। हमने एक्सिस म्यूचुअल फंड के इक्विटी हेड जिनेश गोपानी जी के साथ बातचीत की और उनके मुताबिक बाजार में आगे भी उतार चढ़ाव जारी रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए जल्दीबाजी ना करें बल्कि बाजार में स्थिरता आने का इंतजार करें। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। आई थिंक वॉलेटिलिटी अभी बहुत है, मेनी इवेंट्स आर अनफोल्डिंग, फेड रेट क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ग्लोबली क्या होंगे, कमोडिटीज कैसे बिहेव करेगी और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। देयर इज नो हरी, मार्केट्स कहीं भाग नहीं रहा है अगर आप देखिए। एंड आई थिंक गुड वे टू प्ले इज कि आप 3 से 6 महीने की एसटीपी कर दीजिए तो आपको जो मार्केट की उतार चढ़ाव है वो दिख जाएगी।
एंड जैसे मार्केट में थोड़ी कामनेस आने लगे और Q4 नंबर्स भी आने लगे, आई थिंक तभी बड़ा कॉल लेना चाहिए. ऑयल, इन्फ्लेशन और रुपी, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है इंडिया के लिए. अगर ऑयल $100 के नीचे आ जाता है देन इट इज गुड, जीडीपी ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा. लेकिन अगर ऑयल अगर 120, 130, 140 हो जाता है फॉर सम रीजन, then I think India's GDP growth momentum थोड़ी deteriorate हो सकती है. So I think there is no hurry to buy. Volatility अभी भी रहेगी. अभी तक यूक्रेन और रशिया भी fully resolved नहीं हुआ है. Markets are cheering last 2 days event, but I would suggest look for 2 to 3 year investment with next 6 month kind of STPs. वहीं ईटी नाउ के कंसल्टिंग एडिटर स्वामीनाथन अय्यर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद कम थी. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राइवेटाइजेशन और रिफॉर्म्स को लेकर किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है. बहुत से लोगों ने सोचा कि बीजेपी को मुश्किल होएगा अच्छे परफॉर्मेंस में, मगर ये तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस है. अब तो कहना पड़ेगा कि लगता है कि मिस्टर मोदी 2024 में अगली जनरल इलेक्शन जीतेंगे, क्योंकि वो नेशनल इलेक्शन में स्टेट इलेक्शन से अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं. ये भी कहना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ शायद मिस्टर मोदी के सक्सेसर होंगे जब मिस्टर मोदी रिटायर हो जाते हैं बीजेपी के चीफ की वजह से, क्योंकि ये दोनों का अचीवमेंट है. डबल इंजन लोग बोलते हैं, योगी और मोदी दोनों का एक बहुत अच्छा विक्ट्री हो गया. और ये भी साफ कहना पड़ेगा कि लग रहा है कि कांग्रेस छोटा बनता जा रहा है और पता नहीं कहाँ रहेगा. और जैसे कांग्रेस छोटा होता जा रहा है, एक नई पार्टी निकली है, अभी बहुत छोटी है, आम आदमी पार्टी. अब तक सिर्फ दिल्ली में थी, मगर पंजाब में उन्होंने अभी शुरुआत किया था बहुत स्वीपिंग विक्ट्री के साथ. और देखेंगे कि शायद वो अगले सालों में काफी आगे बढ़ सकता है. मगर अब के लिए इतना ही कहना पड़ेगा कि ये बीजेपी का बहुत महत्वपूर्ण विक्ट्री हो गया. इसका ये भी मतलब है कि इकोनॉमिक कंटिन्यूटी पॉलिसी होगा. इसका मतलब है कि मोदी साहब को डरना नहीं चाहिए कि लोग खुश नहीं होंगे अगर प्राइवेटाइज करेंगे, रिफॉर्म करेंगे. इन चीजों के साथ आगे बढ़ सकते हैं बगैर डर. और इस बीच कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है ये भी समझ लेते हैं. विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ. विश्वमोहन, बताइए. क्रूड का भाव गया है. नेचुरल गैस यूरोप और एशिया में रिकॉर्ड स्तरों से भाव अब नीचे आ गए हैं. मेटल की बात करें तो आज निकेल को छोड़कर जितने भी बेस मेटल्स हैं अच्छी खरीदारी दिख रही है. एल्युमिनियम तो 5% से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा है. जिंक में 4% से ज़्यादा की तेजी है. कॉपर 1% ऊपर है. लेड में भी तेजी है, लेकिन निकेल 6% से ज़्यादा कमजोर है. वहीं अगर एग्री मार्केट की बात करें तो मेंथा, जहां पर प्लांटेशन के लिए पानी की दिक्कतें किसानों को हो रही है, उस वजह से प्लांटेशन इस बार कम रह सकता है. वो एक सपोर्टिव फैक्टर है मेंथा ऑयल के लिए. अगर कॉटन की बात करें तो कमजोर यील्ड की लगातार खबरें आ रही है. बेमौसम बारिश और उसके बाद जिस तरह से पिंक वॉलवॉर्म की दिक्कतें आई थी, उस वजह से यहां पर यील्ड पर असर हुआ है. उसका फायदा यहां पर कॉटन को मिला है. लेकिन आज के सत्र में एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है. स्पाइसेस में अच्छी तेजी दिख रही है. जीरा और कोरिएंडर दोनों ही अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं. लेकिन टर्मरिक में, हल्दी में यहां पर आज दबाव है. करीब 1% की यहां कमजोरी दिख रही है. वहीं कैस्टर की अगर बात करें तो 15 लाख टन के आसपास यहां पर उत्पादन रह सकता है, जो पिछले सीजन से करीब 8.5% कम है. ये एक सपोर्टिव फैक्टर है कैस्टर के लिए और लगातार अच्छी तेजी यहां पर दिख भी रही है. ग्वार आज अच्छी तेजी है. क्रूड कीमतों में तेजी से भी फायदा हो रहा है. लग रहा है कि आगे इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ साथ एक्सपोर्ट मांग भी बेहतर रहेंगे और स्टॉक भी घरेलू बाजार में कम है. उसका फायदा यहां पर ग्वार को मिल रहा है. ये और उस वजह से ग्वार में अच्छी तेजी है. तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं कमोडिटी मार्केट से. बिल्कुल. तो ये थी कमोडिटी मार्केट की 10 बड़ी खबरें आपके स्क्रीन पर. अब आगे बढ़ते हैं और ABSL AMC के MD और CEO A बालासुब्रमण्यन म्यूचुअल फंड निवेश और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को लेकर उनका क्या कहना है, आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं. जो इन्वेस्टर्स मार्केट में जाके डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है और अभी रिसेंट वॉलेटिलिटी का देख के उनका भी म्यूचुअल फंड का समझ में आते हैं. अभी
वो बेसिस में भी मेरे हिसाब से जो इन्फ्लुएंस आ रहा है। आई थिंक क्लियरली द लास्ट 4-5 साल से जो म्यूचुअल फंड एस्टेब्लिश हुआ, दैट मार्केट के गिरने से जो कॉन्फिडेंस जो बढ़ते हैं एक्चुअली लॉन्गर टर्म बिल्ड करने के लिए, वो एक्चुअली ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहे हैं, उम्मीद भी ज़्यादा उसकी वजह से आ रहे हैं। पहले ऑलमोस्ट about 10 years बैक कभी मार्केट में वॉलेटिलिटी होता है तभी लोग डर के निकालने के लिए कोशिश करेंगे, सवाल बहुत आते जाएंगे, दैट मार्केट तब तक गिरेंगे और पैसा कभी निकालने टाइप्स क्वेश्चन आएंगे। अभी निकालने के क्वेश्चन उतना नहीं आते हैं, इट्स मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आते हैं। सो दैट्स समथिंग इन माय व्यू इज अ गुड चेंज। SIP इज कमिंग इज अगेन गुड न्यूज़ फॉर द इंडस्ट्री। बाला, ये जो लास्ट 48 आवर्स में मैं कहूंगा ये जो चेंज इन सेंटिमेंट आया है, रिस्क ऑन वापस आ गया बाजार में, कुछ हद तक यूक्रेन कमेंट्स के शायद 15 दिन हो चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को, अब ईज आउट होंगे, लेकिन बड़ा पुश आया है कमोडिटी क्रैक का। आपको लगता है कि कमोडिटी का पीक इज इन प्लेस और यहां से धीरे धीरे स्लाइड करेंगी? क्योंकि आफ्टर ऑल वही इशू है कि इन्फ्लेशन कितना रहेगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में ईट अप हो जाएगा ये इम्पैक्ट, बट आपको लग रहा है एक पीक इज इन प्लेस या कह नहीं सकते अभी, टू अर्ली टू से? एक तो रिस्क ऑन नहीं बोल सकते, रिस्क ऑन इज बैक करके बोल नहीं सकते, क्योंकि लास्ट 2 दिन का जो बाउंस बैक आया है क्लियरली इट इज एक्चुअली द आउटकम ऑफ जो पहले जो जोर से मार्केट गिरा था ऑन वेरियस कंसर्न्स व्हिच इंक्लूड्स कमोडिटी प्राइस गोइंग अप, ऑयल टचिंग $130, उसका वजह से जो इम्पैक्ट जो आया था क्लियरली हैड टू सीज कम बाउंस बैक। प्लस ऑल्सो जो बातचीत जो चल रहा है आज के दिन पे बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, and some favorable outcome will definitely bring back some stability on the commodity prices. But clearly एक तो आपको एक समझ के चलना पड़ेगा, जो नया इश्यू जो हुआ especially in commodity pricing, it actually completely changed the equation, the way the economy is getting built, the way the hope जो पहले बन रहा था the global economic recovery एक बहुत जल्दी से आ सकता है पोस्ट पैंडेमिक ओपनिंग के बाद, वो मेरे हिसाब से और थोड़ा डिले हो जाएंगे। Clearly the commodity prices जो इतना जोर से बढ़ा ऑल टाइम हाई दैट वी आर सीइंग, एंड एवरी कमोडिटी दैट वी आर सीइंग ऑल टाइम हाई के हिसाब से देख रहे हैं, अगर ये लेवल पे अगर कमोडिटी प्राइस के चलते रहना चाहिए, इट हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन इनपुट कॉस्ट फॉर वेरियस सेक्टर्स हु आर डिपेंडेंट ऑन कमोडिटीज। उसका भी आई थिंक नो कंट्री कैन अफोर्ड दैट, सो दैटफॉर इट हैज टू करेक्ट, बट द क्वेश्चन वुड बी इतना जोर से करेक्ट होएंगे और धीरे धीरे करेक्ट होएंगे। ये ऑफकोर्स कमोडिटी प्राइसेस ऊपर रहने से इट ऑल्सो बेनिफिट्स मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। अगर उनका अगर कमाई बहुत बढ़ गई है, उनका भी इन्वेस्टमेंट सरप्लस मार्केट में आएंगे, विल टेक सम टाइम, देयरफॉर इट टू अर्ली टू टेक ए कॉल दैट सब कुछ अभी ठीक हो जाएगा, रिकॉन इज कमिंग बैक, बट रिस्क अभी सबको समझ में आया है। दिस समथिंग आई थिंक विल मेक पीपल रियलाइज धीरे धीरे करके, इसमें आई थिंक एज वी सी प्रोग्रेस कमिंग इन ऑन द पॉजिटिव साइड, पार्टिसिपेशन भी मेरे हिसाब से बढ़ते जाएंगे। Alright, morning Bala, pleasure to have you in our studio. तो एक और जो स्पेस जिस पर व्यूअर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स काफी एक्साइटेड रहते हैं, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस। अगर आप जनवरी के SYP डेटा को देखें तो आपको स्मॉल कैप फंड्स में अभी भी अच्छा खासा वॉल्यूम दिखा है एज कम्पेयर टू मिड कैप और लार्ज कैप। अगर आप फरवरी के ट्रेंड हमसे शेयर कर पाएं, क्योंकि ये 2 स्पेस हैं जहां बहुत एक्साइटमेंट भी दिखी है पीछे के 2 सालों में, और ये 2 स्पेस हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप जहां बहुत ज्यादा बीटन डाउन लेवल्स भी देखे बिकॉज ऑफ दिस टर्मोइल, ग्लोबल टर्मोइल। यहाँ पर आपने किस तरह का डेटा फिगर्स देखे अगर फरवरी के हम डेटा की बात करें तो? See, I think last 1 साल में आप देखते हैं clearly the flows into the mutual funds have been coming more into the flexi cap, multi cap, small and mid cap and balanced advantage fund, and asset allocation fund, ये 4-5 में I think inflow आते जा रहे हैं। Clearly the last 2 महीने में आप देखते हैं clearly the fall that has come in the mid and small cap companies was largely on account of 2. One, uncertainty of growth coming back, and second is margin money. Whenever it gets triggered, when the market volatility increases, naturally people will sell those stocks which are part of your portfolio. उसका वजह से भी I think mid and small cap में बहुत नुकसान आया actually the last एक महीने में, which in my view it should be seen as an opportunity, क्योंकि small and mid cap companies का performance हमेशा 5-10 साल के हिसाब से measure करना चाहिए, which not linked to the large cap and then look at the return on a quarter basis or a year basis। ये 5 साल का अगर टाइम देखते हैं, ये सेक्टर का आउट परफॉर्मेंस जनरली ओवर निफ्टी और सेंसेक्स और जनरली ओवर लार्ज कैप कंपनी जाते हैं, जनरली सब्सटेंशियली हायर हिस्टोरिकली। एंड पोस्ट पैंडेमिक उम्मीद ऑन जो इकोनॉमिक रिकवरी का उम्मीद जो अभी भी है, उसमें ऑफकोर्स बिल्कुल शक नहीं है, and most of the governments are going to actually focus on bringing back the investments in various infrastructure needs,
क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उसका वजह से जो कंपनीज का जो बहुत बेनिफिट होएंगे विद इंक्लूसिव ग्रोथ इंडिया इज लुकिंग एट इट, स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज का लॉन्गर टर्म में फायदा हो सकता है।